ओके बच्चों, इन पार्ट नंबर 3 बेटा वी लर्न अबाउट द टू मेजर एपिक्स ऑफ द इंडियन लिटरेचर, जिसको हम महाकाव्य कहते हैं बेटा, रामायण एंड महाभारत. द रामायण एंड द महाभारत आर द टू ग्रेट इंडियन एपिक्स. द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ दिस एपिक्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द सेकेंड सेंचुरी. ओके, आज के समय में हम महाभारत और रामायण का जो बेटा रिटर्न फॉर्म्स देखते हैं, उसका प्रॉपर वर्जन जो है वो सेकेंड सेंचुरी में प्रिपेयर हुआ था, ऐसा हम मान के चल सकते हैं. द रामायण हैज़ द स्टोरी ऑफ रामचंद्र, द किंग ऑफ द अयोध्या. द रामायण इज द स्मॉलर एपिक देन द महाभारत. ठीक है बेटा, रामायण हैज़ द स्टोरी ऑफ रामचंद्र. ठीक है बेटा, हम राम को कौन नहीं जानता. अभी अभी हमने देखा कि अयोध्या में राम मंदिर बनना शुरू हो गया बेटा, किस तरीके से उसका भूमि पूजन हुआ और बनना स्टार्ट हो गया है. कितने लंबे समय की 500-600 साल की एक लड़ाई थी राम जन्मभूमि की. बराबर, मंदिर तो कहीं भी बन सकता था बेटा, लेकिन लड़ाई उस बात की थी कि जिस ज़मीन पे उनका जन्म हुआ था वहाँ पे उनका मंदिर होना चाहिए था. तो यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि कल्चर में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि संस्कृति इस वजह से डिस्ट्रॉय भी होती है. तो यहाँ हम देख सकते हैं बेटा कि रामायण जो है वो एक आइडियल पर्सन की कहानी है बेटा, क्योंकि हम हमेशा जो है राम को एक देखा जाए तो एक आदर्श पुरुष के रूप में देखते हैं बेटा. वो एक आइडियल ब्रदर थे, आइडियल किंग थे, आइडियल हस्बैंड थे, आइडियल सन थे. बराबर ना. एक आइडियल देखा जाए तो स्टूडेंट थे वो, अपने उनके जो गुरु हुआ करते थे उनके लिए वो एक आदर्श जो है बेटा शिष्य हुआ करते थे. वो एक आदर्श पुत्र थे, वो एक आदर्श पिता भी थे, एक आदर्श पति भी थे, एक आदर्श जो है राजा भी थे. तो राम को क्यों हमेशा बेटा, राम को क्यों हमेशा भगवान क्यों माना गया उनको, क्यों? क्योंकि उनके जीवन चरित्र में वो चीज़ें दिखाई दी हैं. तो रामायण जो है बेटा वो रामचंद्र, राजा रामचंद्र की कहानी है जो हमको देखते हैं. लेकिन महाभारत से छोटा एपिक है. महाभारत वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एपिक है बेटा, और रामायण उससे थोड़ा सा छोटा है. इट नैरेट्स द मैनी अट्रैक्टिव स्टोरीज ऑफ द एडवेंचर. द महाभारत इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक, हैज़ द 1,00,000 वर्सेस. ठीक है बेटा, कई बार आप आता है कि द लार्जेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड देन महाभारत. एक तो ये याद रखना है बेटा, महाभारत इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एपिक, इन टोटल 1,00,000 वर्सेस. ठीक है बेटा, महाभारत के अंदर 1,00,000 वर्सेस हैं. एंड भगवद गीता इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द महाभारत. यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्क्राइब द वॉर बिटवीन द कौरवास एंड पांडवा. महाभारत ये जो महाकाव्य है बेटा, इसमें कौरव पांडवों के बीच में जो इतना लंबा चौड़ा जो है महाभारत का युद्ध हुआ बेटा, कौरव और पांडवों के बीच में, पूरा उस युद्ध का विवरण है. और इसी युद्ध के बीच में बेटा आप सभी ने महाभारत देखी है, और उसमें देखा गया कि जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को जो है बेटा पूरे वॉर के दरमियान जो है बहुत सारा बोध देते हैं बेटा, उनको ज्ञान देते हैं, उनको बहुत सारी प्रिंसिपल सिद्धांतों के बारे में समझाते भी हैं, उनको कर्म का भी ज्ञान देते हैं, किस समय किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए, समय की क्या मांग है. बराबर, किस चीज़ को धर्म कहते हैं बेटा. ये सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने अपने ज्ञान के रूप में उन्होंने उस समय अर्जुन को दिया, और उसी से बनी भगवद गीता. यानी भगवद गीता अपने आप में, आज हम भगवद गीता को अलग फॉर्म में देखते हैं बेटा, लेकिन भगवद गीता जो है वो महाभारत का ही पार्ट है. ओके, तो आपको ये भी मोस्ट टाइम पे ऑब्जेक्टिव है बेटा कि द भगवद गीता इज द पार्ट ऑफ द महाभारत. तो आपको ये याद रखना है, भगवद गीता इज द पार्ट ऑफ महाभारत. एक्सपाउंड द डीप फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स. इट कन्वेज द मैसेज ऑफ अचीविंग मोक्ष और द सेल्वेशन थ्रू द ज्ञान, कर्म एंड भक्ति. बराबर, वो अपने मैसेजेस के थ्रू बेटा एक तरीके से मोक्ष की प्राप्ति कैसी होगी बेटा, एक तरीके से देखा जाए तो सेल्वेशन, एक तरीके से बेटा देखा जाए तो मुक्ति कैसे मिलेगी, और ज्ञान, कर्म और भक्ति का क्या रास्ता है. बराबर, जीवन कैसा होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का बोध जो है हमको भगवद गीता देती है. आज दुनिया के बेटा सभी लोग इस किताब के सामने नतमस्तक होते हैं, क्योंकि गीता के अंदर जो ज्ञान दिया है जीवन का, यानी कि हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना बेटा, उसका सॉल्यूशन जो है वो गीता में बताया हुआ है. ओके, तो यहाँ पे हम मान के चल सकते हैं कि both the epic, the Ramayana and the Mahabharata have been influencing the millions of Indian and the literature for a long time. They have implanted that motivational seeds of the sanskaras in the Indians. हम इसमें देख सकते हैं बेटा कि जो रामायण और महाभारत है वो भारतीयों को ही नहीं बेटा, यहाँ पे तो लिखा है कि मिलियंस ऑफ इंडियंस इन द लिटरेचर फॉर अ लॉन्ग टाइम, साहित्य को प्रभावित करता रहा है. ये पूरी दुनिया को प्रभावित करता है बेटा. दुनिया के बड़े बड़े फिलोसॉफर्स हैं, राइटर्स हैं,
बराबर। वो जीवन का ज्ञान पाने के लिए बेटा अपने जीवन में एक बार भगवत गीता को जरूर पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए। आज हर घर में बेटा गीता होती है हमेशा, ओके, रखी जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि गीता हमको संस्कारों का बोध देती है बेटा, बराबर। वो एक तरीके से लिखा है कि दे हैव इम्प्लांटेड द मोटिवेशनल सीड ऑफ संस्काराज इन द इंडियन। क्यों गीता पढ़नी चाहिए, गीता का ज्ञान क्यों दिया जाता है ना। बीच में अपने स्कूल में भी जब आप लोग 5, 6, 7 में थे तो वो संस्कार वाला लेक्चर होता था जिसमें वो सर आते थे स्पेशली आप लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए और गीता का बोध पाठ लिखते थे, बहुत सारे संस्कारों के बारे में बताते थे। फिर कुछ स्पेशल क्लासेस भी चलाए जाते थे जिसमें गीता का मतलब ज्ञान उसमें भी अलग तरीके से दिया जा रहा था और बहुत सारे बच्चों ने बेटा उस समय इम्पॉर्टेंट मतलब उसको इम्पॉर्टेंट दी थी, उसमें इंटरेस्ट रखा था और उन्होंने सही में उस चीज़ को जाना और समझा। ओके, अब यहाँ देखो कि बोथ द एपिक द रामायण एंड द महाभारत हैव बीन इन्फ्लुएंस द मिलियंस ऑफ इंडियन। ये हो गया बेटा। इसके बाद नीचे देखते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ संस्कृत लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस विच कंटेन अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ द रिलीजियस वर्ल्डली एक्सेप्ट ऑफ लाइफ। The Purans played an important role in explaining the initial Vedic religion of the earlier time। धीरे धीरे बेटा लिटरेचर के अंदर उस तरीके के बेस और पार्ट्स बनते गए जहाँ पे हम वैदिक लिटरेचर को और भी इजी रूप में बेटा लिटरेचर के रूप में लोगों तक पहुँचाने लगे। हमने उपनिषद बनाया, उपनिषद के बाद एक तरीके से देखा जाए बेटा तो दूसरे फिर पुराण हैं, उन्होंने भी एक तरीके से देखा जाए तो वैदिक लिटरेचर को और भी ईजी वे में समझाने की कोशिश की। ठीक है बेटा, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, बराबर। तो अलग अलग तरीके के पुराण होते हैं जिसके अंदर बेटा जीवन के अलग अलग तरीके के फॉर्म्स बताए गए हैं, बोध पाठ बताया गया है। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी स्क्रिप्चर्स एंड द स्मृति ग्रंथास वेर ऑल्सो कंपोज्ड। इस टाइम पीरियड में बेटा बहुत सारे स्क्रिप्चर्स बने बेटा, बहुत सारे स्मृति ग्रंथ बनाए गए हैं ना। ग्रंथों का भी अलग अलग तरीके का महत्व है। आज भी हम जब भी किसी पर्टिकुलर म्यूज़ियम या उसमें जाएंगे बेटा तो आर्चीव्स में जाते हैं जहाँ पे ज़्यादातर डॉक्यूमेंट फॉर्म्स जो है प्रिजर्व किए जाते हैं, वहाँ पे हम इन ग्रंथों को और वैदिक लिटरेचर को, इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं बेटा। द स्क्रिप्चर्स डेल द विद द साइंस एंड फिलोसॉफी। ये जो स्क्रिप्चर्स है बेटा इस ये साइंटिफिक मैनर जो है, फिलोसॉफिकल थिंकिंग जो है इसको बताते हैं। फॉर द एग्जाम्पल लाइक कौटिल्यज अर्थशास्त्र। ठीक है बेटा, पूरी दुनिया में कौटिल्य का अर्थशास्त्र बेटा हम जानते हैं कि किस तरीके से अर्थतंत्र चलाना है ना। अर्थशास्त्र, उसके साथ साथ जीवन का पूरा बोध बेटा है ना, मैनेजिंग फॉर्म से, एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म से, पॉलिटिकल फॉर्म से, सोशल फॉर्म से, इकोनॉमिकल वे से, हर उस चीज़ के बारे में अर्थशास्त्र के अंदर बेटा डीपली क्या लिखा है कि इज द बुक ऑफ द मैनेजमेंट एज वेल एज द बुक ऑन द वेरियस टॉपिक्स सच एज द आर्ट, मैथमेटिक्स एंड अदर साइंस। क्यों? क्योंकि हमारी जो ये लाइफ है बेटा ये सारे ये पिलर्स हैं, मैथमेटिकल फॉर्म्स है, साइंटिफिक फॉर्म्स है, आर्ट है, ये सारे जो है बेटा हमारे जीवन में एक तरीके के हमारे लाइफ के पिलर्स है। हमारी लाइफ जो है इसी पे बेस्ड है और इसी वजह से मतलब हम जो ये देखते हैं एक वर्ल्ड का जो कल्चर देखते हैं बेटा वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो अर्थशास्त्र के अंदर ये सारी चीज़ें प्रॉपरली, सिर्फ मैनेजमेंट की बात नहीं बेटा कि कैसे मैनेज करना है, पर वो सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करती है उसके बारे में बताया गया है। द स्मृति ग्रंथ एज एक्सप्लेन द रिलीजियस टीचिंग, लॉज एंड कस्टम। और स्मृति ग्रंथ के अंदर बेटा देखा जाए तो रिलीजियस टीचिंग यानी कि धार्मिक रूप से बेटा एक ज्ञान क्या होता है, लॉज, वो धर्म में हम रीत रिवाज, कर्म कांड, ये सारी चीज़ें देखते हैं बेटा। तो स्मृति ग्रंथ में बहुत डीपली जो है बहुत अच्छे तरीके से समझाई हुई है। ओके, अब इसके बाद आ जाता है बेटा कि अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करते हैं। वॉज रिटन इन पाली एज इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शन, इट इज़ नोन एज द त्रिप्तिका। ठीक है बेटा, मोस्ट IMP ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा कि पहले बात तो जो पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर। ओके, बुद्धिस्ट लिटरेचर बेटा रिटन इन द फॉर्म्स ऑफ पाली लैंग्वेज। ओके, आप समझ सकते हो। ओके, टोटली कितने 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ये 3 सेक्शंस बेटा त्रिप्तिकास के नाम से जाने जाते हैं। एंड विच आर दे? फर्स्ट वन इज द सुक्त पितिका, सेकेंड इज द विनय पितिका एंड थर्ड इज द अभिधानम पितिका। ओके बेटा, बुद्धिस्ट में भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं बेटा, उस हिसाब से सुक्त, विनयम और अभिधानम। एक तरीके से देखा जाए तो आपको बुद्ध धर्म को अगर 3 अलग अलग फॉर्म्स में, जैसे हिंदू धर्म को भी हम शिविज़म, वैष्णविज़म अलग अलग फॉर्म में समझते हैं बेटा, फिर उसी से निकल के आया बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। ऐसे ही सुक्त पितिका, विनयम पितिका और अभिधानम पितिका बेटा जो है
वो बुद्धिस्ट धर्म को समझने के लिए ये लिटरेचर को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है. Beside the many other work were also composed in Buddhist literature, Gupta period was known as the golden period of the growth of the development of Sanskrit poems and their dramas. The great writer like Kalidas, Bhavbhuti, Bhairavi, Bharathari like Banbhad, Magh and many other belongs to this period. Of this Kalidas is known as all over the world. मैंने आपको थर्ड चैप्टर में भी कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम की मैंने दुष्यंत और शकुंतला की पूरी कहानी आपको बताई थी बेटा. कुमार वैश्यम है, रघुवंशम है, मेघदूतम है, ये कालिदास के बेटा ग्रेट वो लिटरेचर फॉर्म्स हैं जिनको पूरी दुनिया सराहती है. मैंने आपको पोएट ग्योथ के बारे में बताया था कि जब उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ा था तो किताब को सर पे रख के लाइब्रेरी के अंदर नाचने लगे थे, खुश हो गए थे अभिज्ञान शाकुंतलम की स्टोरी पढ़ के. ऋतु संभार देखो, आर रिनोवेड ऑफ देयर पोएटिक एंड ड्रामेटिक स्टाइल. बाना रॉट द कादम्बरी हर्षचरिता बायोग्राफी ऑफ द किंग हर्षा. किंग हर्षा के बारे में 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना, पुलकेशी 2 और हर्षा याद आ रहे हैं. हर्षवर्धन आपको एक तरीके से देखा जाए तो पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया से लेकर सेंटर तक उनका शासन हुआ करता था और पुलकेशी का जो है साउथ इंडिया में शासन हुआ करता था. यही हर्षा हैं जिन्होंने नालंदा विद्यापीठ के लिए बेटा 100 गाँव दान में दिए थे. ये वही है. 7th स्टैंडर्ड का एसएस याद करो, आपको पूरा का पूरा चैप्टर वापस से रिमाइंड हो जाएगा. देखो अदर वर्क्स ऑफ द पीरियड ऑफ द भावभूति लाइक उत्तर रामचरित, भैरवीज लाइक कृतालुजम्यम, विशाखदत्तम, मुद्र राक्षसम, शूद्रक, मृच्छकटिकम, दांडीस, दुष्कर्म चरित्र लाइक यहाँ पे दिख सकते हैं बेटा दश कुमार चरित्र. द सब्जेक्ट ऑफ दिस, कभी कभी बोलते समय बेटा जबान फिसल जाती है. द सब्जेक्ट ऑफ दिस वर्क वेर पॉलिटिकल इवेंट, रोमांस, एलोगेट्रीज एंड द कॉमेडीज एंड द फिलोसॉफी. जीवन के हर तरीके के रंग बेटा इन लिटरेचर्स में हमको दिखाई देते हैं. अलग अलग सोच के बेटा ये राइटर्स हैं, बराबर, ये साहित्यकार हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके की उनकी अपनी फिलोसॉफी होती थी और वो उनका जीवन जीने का अपना एक तरीका होता था, देखने का अपना एक तरीका होता था. वो अपनी सोच को और उस समय का जो बेटा पूरा एरा होता था वो कैसा है, ये इनके लिटरेचर में बेटा हम उनकी इमेजेस को देख सकते हैं, है ना. वो चीज़ें हम इन लिटरेचर में पढ़ने पे हमको समझ में आता है कि वो टाइम पीरियड कैसा रहा होगा, वो लोग कैसे रहे होंगे. तो आज अगर हमको किसी भी एरा को समझना है बेटा तो लिटरेचर जो है बेटा वो सबसे बेस्ट एक तरीके का ऑब्जेक्ट है जिससे हम उस समय की चीज़ों को, लैंग्वेज को, लोगों की सोच को, बराबर, संस्कृति को, सभ्यता को हम अच्छे से समझ सकते हैं. ओके, तो यहाँ तक इस पार्ट में हम इतना देखते हैं बेटा. इसके बाद जो है हम गुजराती लैंग्वेज के लिटरेचर फॉर्म के ऊपर देखेंगे. ओके, थैंक यू.